तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग 14 जून थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं साइंस और जीके के सबसे पहले प्रश्न कवर करेंगे। उसके बाद में हिंदी के, उसके बाद में मैथ और उसके बाद में इंग्लिश के कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इस शिफ्ट में टॉप 5 स्कोर क्या रहे हैं। साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल के बारे में बताने वाले हैं, जहां पर हम आपको फ्री में जो है स्टडी नोट्स और स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के जो प्रश्न है वो हमें उदय लखेरा जी ने भेजे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में भेजे हैं। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर अपने नाम के साथ में जरूर से जरूर सेंड कर दीजिएगा। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का शासनकाल क्या रहा था। अब आपको ऑप्शन में या तो 335 से 380 दिया गया होगा या फिर 350 से 380 दिया गया होगा। ये दोनों ही सर्वमान्य माना जाता है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ जानकारी आपको दे देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 380 गुप्त राजवंश के दूसरे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। यानी चंद्रगुप्त प्रथम के ये पुत्र थे समुद्रगुप्त। ठीक है, एवं पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। वे वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेना नायक एवं सम्राट माने जाते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे और उनका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कहा जाता है। ठीक है ना। और साथ ही साथ में समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी इनमें से कौन सी है? आपका सही आंसर नर्मदा हो जाएगा। या तो नर्मदा दी गई होगी या फिर ताप्ती दी गई होगी। पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां बहती हैं उन सभी के बारे में आइए आपको बता देते हैं। देखिए, तो पश्चिम भारत में बहने वाली अन्य नदियां कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा होगी, आपकी ताप्ती होगी, माही और लूनी। ये चार नदियां जो हैं वो पश्चिम भारत में पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, जिनमें नर्मदा और ताप्ती दोनों एक समांतर बहती हुई अरब सागर में जाकर के अपने पानी को गिराती हैं। साथ ही साथ में ये दोनों नदियां जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यह आपको जरूर याद रखना है। ये दोनों नदियां, नर्मदा और ताप्ती, दोनों एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इनमें से कौन सी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य क्या है? डायरेक्ट पूछा गया था। ऑप्शन में तारा दिया था, ग्रह दिया था, उपग्रह दिया था। सही आंसर हो जाएगा सूर्य एक तारा है। चलिए, सूर्य के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, सूर्य अथवा सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते रहते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13,10,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। ठीक है, तो सूर्य के बारे में ये सारी जानकारी होगी। सूर्य आपका एक तारा है, यह आपको याद रखना है। हीलियम और हाइड्रोजन जो दो गैसें हैं वो सूर्य के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, और आदित्य L1 जो है वो सूर्य के लिए भारत का सूर्य मिशन है। यानी कि सूर्य के परीक्षण के लिए भारत के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अग्नाशय में कौन सा रस पाया जाता है? तो अग्नाशय में अग्नाशयी रस पाया जाता है। ठीक है, जिसे हम पैंक्रियाटिक जूस भी कहते हैं। देखिए, अग्नाशय को स्रावित किए जाने वाले द्रव्य को अग्नाशयी रस कहा जाता है। इसे पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार के एंजाइम होते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजोन, इलास्टेज, एमाइलेज आदि। यह रस पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो जो अग्नाशयी रस है वो भोजन के पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई, वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला आपसे आवर्त सारणी से प्रश्न पूछा गया था, वाई जो है वो किसका प्रतीक होता है? ये तो बहुत कम लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि वाई किसका प्रतीक होता है। सही आंसर हो जाएगा यट्रीबियम। यट्रीबियम नामक एक तत्व होता है जिसका प्रतीक वाई होता है। ठीक है, देखिए, तो यट्रीबियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक वाई होता है और परमाणु संख्या इसकी 70 होती है। ठीक है, यह एक धातु है जो कि लैंथेनाइड श्रृंखला में 14वां और अंतिम तत्व है। याद रखना, लैंथेनाइड जो श्रृंखला है उसमें जो है ये 14वें क्रम पर है, जो कि सबसे अंतिम तत्व है, जो इसके +2 ऑक्सीकरण राज्य की सापेक्ष स्थिति तक आता है। यानी इसका जो ऑक्सीकरण होती है, ऑक्सीकरण जो है वो +2 होती है, यह आपको याद रखना है। तो कुछ ऐसे तत्व भी आपसे पूछे जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे आवर्त सारणी में। आज वाई का पूछ रहे हैं कि वाई किसका प्रतीक है। ठीक है, तो आपको गहराई से पढ़ करके आवर्त सारणी को जाना है। अब आवर्त सारणी से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन बढ़ने का क्या कारण है? ऑप्शन हमको नहीं मिला है, लेकिन हृदय की धड़कन किन की वजह से बढ़ जाती है वो पूरी जानकारी हम आपको दे देते हैं। इनमें से ही कोई एक ऑप्शन पूछा गया होगा। बाकी आपको जितने भी प्रश्न याद हो, अगर आपका आज एग्जाम था तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए,
दिल की धड़कन तब होती है जब आपका दिल अनियमित और अप्रत्याशित रूप से तेजी से धड़कने लगता है। यह दिल की धड़कन आमतौर पर तनाव, चिंता या कैफीन, निकोटिन या शराब के बहुत अधिक सेवन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। ठीक है, आप इन संवेदनाओं को अपनी छाती, गर्दन या फिर गले में महसूस कर सकते हैं। जब आपकी हृदय की धड़कन बढ़ती है तो आपके छाती में, गर्दन में या फिर गले में परेशानी जो है शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अग्नाशय में कौन सा रस पाया जाता है। तो ये तो आपका एक रिपीट हो गया है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। पत्तों की उत्पत्ति कैसे होती है, यह आपसे पूछा गया कि पत्तों की उत्पत्ति कैसे होती है। इसका ऑप्शन तो करेक्ट नहीं मिल पाया था क्योंकि जो आपके पर्यावरण के प्रश्न होते हैं उनके ऑप्शन नहीं याद रहते हैं, कुछ अलग टाइप के ऑप्शन रहते हैं। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं कि पत्तों की उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए, तो पत्ती की उत्पत्ति तने अथवा शाखाओं के ऊपरी सिरे के पास स्थित कोशिकाओं के विभाजन से निर्मित पर्ण अद्यारकों के रूप में होती है। पर्ण अद्यारकों का विकास पर्ण विकास के अनुसार प्रारोह शीर्षस्थ विभाग, अब ये पूरा हिंदी में दे दिया है, एकदम कठिन वाली हिंदी बता दी। ठीक है, विभाज्योतक के पार्श्व पर अनियमित क्रम में होता है। यानी कि देखिए हम सिंपल में समझाते थे, जो तना होता है, तने के ऊपर जो धीरे धीरे कोपलें फूटती हैं, इन कोपलों का ही जो है विकास जब होता है तो पत्तों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यही सिंपल लैंग्वेज है, आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी ये टफ लैंग्वेज दे दिया है, ठीक है ना, तो ये टफ लैंग्वेज आपको इतना नहीं ध्यान देना है। बस ऊपरी तने के पास जो कोशिकाएं स्थित होती हैं वही कोशिकाएं आगे बढ़ करके कोपलें बनती हैं, वही कोपलें बढ़ करके आपका पत्तों का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अधिक शोर का जानवरों पर क्या असर पड़ता है। कुछ इस तरह का प्रश्न पूछा गया था, एग्जैक्ट प्रश्न नहीं पता चला है। अगर आपको पता हो एग्जैक्ट प्रश्न क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सही आंसर है, जो जानवरों की आवाज़ होती है उस आवाज़ में भी तेज़ी हो जाती है। यानी कि अगर आप अधिक शोर करते हैं तो जानवरों पर उसका बुरा असर पड़ता है। देखिए क्या क्या असर पड़ता है। तो अध्ययन में पाया गया है कि शोर की वजह से सभी जानवरों की प्रजातियों के व्यवहार में बदलाव आ रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण की वजह से सबसे ज़्यादा समस्या पक्षियों को हो रही है। पक्षी ऊंची आवाज़ में गा रहे हैं या फिर ऊंची आवाज़ निकाल रहे हैं ताकि अपने साथियों से बातचीत कर सकें। अब देखिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा शोर होगा तो जो पक्षी की छोटी छोटी मतलब कम आवाज़ में बातें करते थे वो अब अपने साथियों को बुलाने के लिए ऊंची आवाज़ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपके शोर की वजह से पक्षियों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो पक्षियों की जो आवाज़ें हैं वो बढ़ गई हैं, उनकी तेज़ी बढ़ गई है, उनकी आवाज़ में जो है मतलब साउंड बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। ठीक है ना, तो ये बुरा इफेक्ट जो है वो पक्षियों और जानवरों पर पड़ता है ध्वनि प्रदूषण का। ठीक है, चलिए, गुणसूत्र 13 की अतिरिक्त आनुवंशिकी से कौन सा रोग हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका पटाउ सिंड्रोम नामक रोग जो है वो गुणसूत्र 13 की अतिरिक्त आनुवंशिकी से हो जाता है। देखिए, तो पटाउ सिंड्रोम गुणसूत्रों की विषमता से होने वाला एक संलक्षण है जिसमें मानव शरीर की कुछ अथवा सभी कोशिकाओं में गुणसूत्र 13 की अतिरिक्त आनुवंशिकी जो है आपकी उत्पन्न हो जाती है। इस एकाधिक सूत्रता से सामान्य विकास अवरुद्ध हो जाता है। इससे विभिन्न और जटिल ऊतकी दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो जो गुणसूत्र 13 होता है जब इसकी अधिक मतलब बढ़ जाता है शरीर में या फिर अतिरिक्त आनुवंशिकी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, तो पटाउ सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है गुणसूत्र 13 की वजह से। यह आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन दिए थे 4, पूछा गया था इनमें से कौन सी अदिश राशि है, तो जो द्रव्यमान है वो आपका अदिश राशि थी। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी देख लीजिए। तो जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है, पूरी आपको हम जानकारी ही दे देते हैं, पूरा बता देते हैं क्या होता है अदिश और सदिश। तो जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है और कोई दिशा नहीं होती उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं या फिर अदिश कहा जाता है। एक अदिश राशि उचित इकाई के साथ साथ एक एकल संख्या द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। अब उदाहरण देख लीजिए कौन कौन सी अदिश राशियों की उदाहरण है। तो द्रव्यमान हो गया आपका, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, समय हो गया, टेम्परेचर हो गया, विद्युत धारा, ये सभी की सभी जो है वो आपकी अदिश राशियाँ होती हैं। यह आपको ध्यान रखना है। आज द्रव्यमान पूछा है, कल आपसे और भी इनमें से पूछ सकते हैं। तो अदिश और सदिश राशियों को आपको पढ़ करके जाना, वेक्टर और स्केलर को। ठीक है, देखिए, मांग गिरने पर कौन सी बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है, तो चक्रीय बेरोजगारी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तो बेरोजगारी तब होती है जब अर्थव्यवस्था के व्यापार चक्र में परिवर्तन होता है, जिसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। चक्रीय बेरोजगारी को मांग की कमी भी कहा जाता है, यानी कि मांग में अगर कम होगी, यानी मांग गिरने पर बेरोजगारी जब बढ़ने लगती है तो उसे हम चक्रीय बेरोजगारी का रूप कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हिंदी में आज आपसे क्या क्या पूछा गया है। तो हिंदी में अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देख करके पूछा गया था, लाइनें दी गई थी, पूछा गया था कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार था उसमें। ठीक है, उसके बाद में अयादी संधि का प्रश्न पूछा गया, दीर्घ स्वर संधि का भी आपसे प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आपका तत्सम तद्भव से था। रस में आपके रौद्र रस और करुण रस से प्रश्न पूछे गए हैं। इस शिफ्ट में आपको विलोम और पर्यायवाची बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले हैं। कारक से बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, कारक आप पढ़ करके जाइए। 3 से 4 प्रश्न आपके कारक से पूछे गए हैं। ठीक है, एक प्रश्न आपका छंद से और वर्तनी शुद्धि से 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 प्रश्न मुहावरे से और 2 प्रश्न उपसर्ग प्रत्यय से भी देखने को मिले हैं। ठीक है,
चलिए बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में 3 प्रश्न एंटोनिम से, 3 सिनोनिम से, 2 पीक्यूआरएस आपसे पूछे गए। कुछ कह रहे हैं कि 1 पीक्यूआरएस है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि 2 पीक्यूआरएस पूछे गए हैं। ईडियम्स के 2 प्रश्न, 2 प्रश्न आपके कॉमन एरर के, एक्टिव पैसिव के 2 प्रश्न और नरेशन के 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। नरेशन पीक्यूआरएस और ईडियम्स, नरेशन पीक्यूआरएस, ईडियम फ्रेज और एक्टिव पैसिव, इन 4 टॉपिक पर हमने वीडियो बना दी है। इन चारों टॉपिक का नाम डाल करके आगे 22 सक्सेस जंक्शन लिख देना, आपको वीडियो ट्रिक वाली आपके सामने आ जाएगी। ट्रिक की मदद से कैसे आप इन चारों चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वो हमने उस वीडियो में बताया, ठीक है। तो आप देख करके एक बार जरूर जाना। आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करते हैं मैथ में किस तरह के प्रश्न आज पूछे गए थे। तो देखिए 2 की घात 25 गुणा 2 की घात 24 बराबर 2 की घात क्या हो जाएगा। सिंपल सा है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 की घात 49 आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर 49 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न आपका वर्गमूल से पूछा गया था। आज ट्रिग्नोमेट्री से भी एक प्रश्न पूछा गया है, नंबर सिस्टम से 2 प्रश्न, टाइम एंड वर्क से एक प्रश्न पूछा है, सिंप्लीफिकेशन से 2 प्रश्न है, एसआई और सीआई से 2 से 3, कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 से 4 प्रश्न भी आपके एसआई सीआई से पूछे गए हैं। 2 प्रश्न परसेंटेज से हैं, एक प्रश्न आपका ट्रेन से पूछा गया है। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 प्रश्न आपके इस शिफ्ट में देखने को मिले हैं, ठीक है। उससे पहले आपको बता दें भाई 25 मई से लेकर के अब तक जितने प्रश्न आपके पूछे गए हैं एक साथ कंपाइल कर दिया है, आप सर्च कर लेना ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस बाय सक्सेस जंक्शन। अब तक वहाँ से लगभग 79 प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। तो वो वीडियो वैसे ही जैसे ये वीडियो खत्म होगी तो हम उस वीडियो को यहाँ पर लास्ट में टैग कर देंगे, इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं। टॉप 5 स्कोर में आज बहुत कम स्कोर देखने को मिला है, 69, 68, 62, 58 और 55, ये टॉप 5 स्कोर आज देखने को मिले हैं। यानी कि आज के इस शिफ्ट का पेपर काफ़ी टफ था, काफ़ी कठिन पेपर देखने को मिला है, ठीक है। चलिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चाहे तो आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए या फिर लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको 24 आवर्स के बाद इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरा चैनल है हमारा सक्सेस जंक्शन लाइव, इस चैनल को सर्च करके जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको बहुत सारी स्टडी मटेरियल फ्री में मिल जाएंगे, जैसे कि किरण की बहुत सारी किताबें डली हैं, आर.एस. अग्रवाल की बहुत सारी किताबें डली हैं, राकेश यादव सर के मैथ के क्लास नोट्स यहाँ पर डले हुए हैं, ठीक है। फॉर्मूला बुक यहाँ पर डली हुई है, इंग्लिश की किताबें यहाँ पर डली हुई हैं, तो आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप इसको ज्वाइन तभी कर पाएंगे जब आप यूट्यूब चैनल सक्सेस जंक्शन को सब्सक्राइब करेंगे। ये सुविधा केवल और केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए ही उपलब्ध है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में टेलीग्राम पर जाकर के इसको सर्च कर लेना, आपको ये जो है चैनल मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और पूरी एसएससी सीजीएल रैंक 1 के जो नोट्स हैं वो भी हमको मिल गए हैं। तो एसएससी सीजीएल जो रैंक 1 है इनके नोट्स हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप यहाँ पर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में अपने दोस्तों को बता दीजिए कि फ्री में स्टडी मटेरियल के साथ साथ में एग्जाम एनालिसिस आपको अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। नंबर है 7052547003। आगे आपका ग्रुप 4 का एग्जाम एनालिसिस हम करवाने वाले हैं, एमपी पुलिस एमपी एसआई का एग्जाम एनालिसिस करवाएंगे, साथ ही साथ में जो वनरक्षा की 5000 पोस्ट आ रही हैं उनका भी एग्जाम एनालिसिस हम करवाने वाले हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपके लिए बहुत काम में आने वाला, ठीक है। चलिए जल्द ही मिलते हैं कल सुबह फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।